यूपीएससी करंट वॉरियर के इस करंट अफेयर्स के एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड से संबंधित क्विज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी करंट वॉरियर पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नमस्कार और स्वागत है। आज 14 जनवरी 2026 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, भारत की अर्थव्यवस्था की और कुछ ऐसी तकनीकों की जो भविष्य की दिशा तय कर सकती हैं। और इन सब के बीच हम युद्ध के एक ऐसे छुपे हुए तरीके पर भी बात करेंगे जो पारंपरिक लड़ाइयों से शायद कहीं ज्यादा जटिल और खतरनाक है। तो चलिए बिल्कुल वहीं से शुरू करते हैं। हमारा पहला विषय है ग्रे जोन युद्ध नीति या ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स। ये शब्द सुनने में तो काफी भारी लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? देखिए, इसे आप एक तरह का अघोषित युद्ध समझ सकती हैं। ये शांति और युद्ध के बीच की वो धुंधली सी जगह है जहां आपका प्रतिद्वंदी आप पर हमला तो कर रहा है, लेकिन इस तरह से कि आप सीधे तौर पर सेना नहीं भेज सकती। अच्छा। इसका मुख्य उद्देश्य आपको नुकसान पहुंचाना है, आपको कमजोर करना है, हाँ। बिना ये महसूस कराए कि आप पर सीधा हमला हो रहा है। मतलब ये एक तरह की पर्दे के पीछे चलने वाली लड़ाई है। तो इसमें हथियार किस तरह के इस्तेमाल होते हैं? हथियार पारंपरिक नहीं होते। जैसे सबसे बड़ा हथियार है साइबर ऑपरेशंस। ओके। सोचिए, किसी देश का पावर ग्रिड मैलवेयर का इस्तेमाल करके ठप कर दिया जाए, या टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को बाधित कर दिया जाए। हाँ, ये एक ग्रे जोन हमला है। फिर आती है प्रॉक्सी हिंसा, जिसमें कोई देश किसी तीसरे पक्ष का, जैसे आतंकवादी गुटों का इस्तेमाल करके आपके यहाँ अस्थिरता फैलाता है। और चीन के संदर्भ में एक टर्म बार बार सुनने को मिलता है, सलामी स्लाइसिंग। ये क्या है? हाँ, सलामी स्लाइसिंग इसका एक क्लासिक उदाहरण है और ये चीन की अपनाई हुई रणनीति है। इसका मतलब है छोटी छोटी सैन्य कार्रवाइयों के माध्यम से धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे दुश्मन के क्षेत्र पर कब्जा करना। अच्छा, मतलब इतना धीरे कि उस पर एक बड़ी सैन्य प्रतिक्रिया देना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल। और अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। एक, ये युद्ध की सीमा से नीचे के ऑपरेशंस होते हैं। मतलब हमलावर ऐसी तकनीकें अपनाता है जो पारंपरिक सैन्य जवाब को आमंत्रित नहीं करती। सही। दूसरा, ये बहुत क्रमिक और लंबी वृद्धि होती है। ये कार्रवाइयां सालों या दशकों में होती हैं, जिससे सामने वाले देश की प्रतिक्रिया सीमित हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, विश्वसनीय इनकार और कमजोर जवाबदेही। हमलावर देश कभी अपनी संलिप्तता को स्वीकार नहीं करता। मतलब वो हमेशा कह सकता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। एग्जैक्टली, प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। और यही इसे खतरनाक बनाता है। भारत को चीन और पाकिस्तान से लगातार इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इससे निपटने के लिए भारत क्या कर सकता है? देखिए, कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे साइबर सुरक्षा को हमारी सैन्य योजना में और गहराई से एकीकृत करना, और दूसरा, अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की नियमित रेड टीमिंग करना। रेड टीमिंग, ये क्या होता है? रेड टीमिंग साइबर सुरक्षा की प्रभावशीलता को टेस्ट करने का एक तरीका है। मतलब आप खुद ही अपने सिस्टम पर एक कंट्रोल्ड हमला करवाते हैं ताकि पता चल सके कि वो कहां कमजोर है। वाह, ये तो काफी स्मार्ट तरीका है। ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। चलिए अब इस ग्रे जोन की धुंधली दुनिया से निकलकर कूटनीति की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला विषय है भारत जर्मनी संबंध। हाल ही में जर्मन चांसलर की भारत यात्रा हुई थी। हाँ, और ये यात्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर हुई। 2025 में भारत और जर्मनी अपनी रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे कर रहे हैं। और 2026 में राजनयिक संबंधों के 75 साल। बिल्कुल। तो ये यात्रा भविष्य के रोड मैप को तय करने के लिए बहुत जरूरी थी। इस यात्रा के बड़े परिणाम क्या रहे? मतलब असल में किन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? सबसे बड़ी बात रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में हुई है। एक रक्षा औद्योगिक सहयोग रोड मैप विकसित करने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। रोड मैप। हाँ, इसमें टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, सह विकास और सह उत्पादन पर बहुत बल दिया गया। मतलब अब सिर्फ हथियार खरीदना नहीं, बल्कि साथ मिलकर बनाना। सही। जर्मनी ने भारतीय नौसेना के अभ्यास मिलन और वायुसेना के अभ्यास तरंग शक्ति में भाग लेने की इच्छा भी जताई है। ये तो अच्छी बात है। मैंने ट्रैक 1.5 फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में भी पढ़ा। ये क्या है? देखिए, ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी तब होती है जब सरकारी प्रतिनिधि और गैर सरकारी विशेषज्ञ जैसे थिंक टैंक्स अनौपचारिक तरीके से संवाद करते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का बैक चैनल है मुश्किल मुद्दों पर बात करने के लिए? आप कह सकते हैं। और व्यापार में सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि हमारी सप्लाई चेन लचीली बन सके।
और वीजा को लेकर भी कुछ घोषणा हुई है। जी, जर्मनी ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त पारगमन सुविधा की घोषणा की है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। वैसे अगर हम आर्थिक संबंधों की बात करें तो 2024 में हमारा द्विपक्षीय व्यापार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। हाँ, और ये भी ध्यान रखें कि यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापार में जर्मनी का हिस्सा 25% से ज्यादा है। और एफडीआई की क्या स्थिति है? 2024 के आंकड़ों के अनुसार जर्मनी भारत में 9वां सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक है। और एक ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप भी है दोनों देशों के बीच। हाँ, जीएसडीपी, जिसका उद्देश्य पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों के साथ अपने सहयोग को संरेखित करना है। ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, जर्मनी के साथ ये साझेदारी तो यूरोप तक हमारी पहुंच मजबूत करती है, और यूरोप से जुड़ने का एक और महत्वाकांक्षी तरीका है आईमेक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। G20 शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा हुई थी। बिल्कुल, आईएमएक एक मल्टी मोडल कनेक्टिविटी परियोजना है। इस पर 2023 में नई दिल्ली G20 में भारत, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे। तो सरल शब्दों में इसका उद्देश्य क्या है? सरल शब्दों में इसका उद्देश्य बंदरगाहों, रेलवे, सड़कों और पाइपलाइनों का एक नेटवर्क बनाकर भारत, अरब प्रायद्वीप और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। ये तो सुनने में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगता है। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? इसके कई फायदे हैं। पहला, व्यापार मार्ग में विविधीकरण। मतलब ये स्वेज नहर पर हमारी निर्भरता को कम करेगा। हमने हाल ही में देखा कि 2023-24 में लाल सागर संकट में हूती हमलों की वजह से क्या हुआ था। आईएमएक एक विकल्प देगा। सही बात है। और दूसरा, इससे लॉजिस्टिक्स की लागत और समय दोनों कम होंगे। अनुमान है कि पारगमन समय में 40% तक और लागत में 30% तक की कमी आ सकती है। 40%, ये तो बहुत ज्यादा है। जी। तीसरा, ये भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाहों जैसे मुंबई और मुंद्रा को खाड़ी और भूमध्य सागरीय इकोसिस्टम के साथ बेहतर ढंग से एकीकृत करेगा। लेकिन इस रास्ते में चुनौतियां भी तो कम नहीं होंगी, जैसे मिडिल ईस्ट में भू राजनीतिक तनाव। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। हमास इजराइल युद्ध जैसे तनाव इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या सभी देशों की बंदरगाहों की क्षमता एक जैसी है? नहीं, उसमें भी असमानता है। जैसे यूएई का जबेल अली बंदरगाह सालाना 90 मिलियन टन संभाल सकता है, जबकि इजराइल का हाइफा बंदरगाह लगभग 30 मिलियन टन तक ही सीमित है। तो क्षमता बढ़ानी होगी। और सबसे बड़ा सवाल, पैसा कहाँ से आएगा? फाइनेंसिंग गैप्स भी तो होंगे। हाँ, ये कई देशों से होकर गुजरता है जिनकी वित्तीय क्षमताएं अलग-अलग हैं, जिससे पैसा जुटाना एक बड़ी चुनौती होगी। चलिए, वैश्विक व्यापार से अब भारत के अपने घरेलू पावर हाउस सेक्टर्स की तरफ आते हैं। और इसमें एक सेक्टर है जिसने पिछले 1 दशक में चुपचाप एक क्रांति ला दी है, मत्स्य उत्पादन। बिल्कुल, और आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। दूसरा सबसे बड़ा, और वैश्विक उत्पादन में हमारा योगदान 8% का है। और ये क्षेत्र लगभग 3 करोड़ मछुआरों और मछली किसानों को आजीविका प्रदान करता है। जो डेटा मेरे पास है वो बताता है कि वित्त वर्ष 2013-14 के 95.79 लाख टन से उत्पादन बढ़कर 2024-25 में 197.75 लाख टन हो गया है। मतलब लगभग दोगुना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अविश्वसनीय। और कृषि जीवीए में इसका योगदान 7.43% है, जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सबसे अधिक है। हाँ, तो ये सब हुआ कैसे? इसका श्रेय जाता है सरकार की पहलों को, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMSY। ये तो नीली क्रांति को बढ़ावा देने वाली योजना है। जी, और इसी के तहत 2024 में एक उपयोजना भी शुरू हुई, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना। साथ ही मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी बनाया गया है। और मैंने एकीकृत एक्वा पार्क के बारे में भी सुना है। हाँ, 11 एकीकृत एक्वा पार्कों के विकास को मंजूरी दी गई है। और अब तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी। हाँ बिल्कुल, पर्यावरणीय चुनौतियां हैं, जैसे ओवरफिशिंग और जलवायु परिवर्तन। आर्थिक चुनौतियां हैं, जैसे बाजार में उतार चढ़ाव और अवैध मछली पकड़ना। और प्रौद्योगिकी को छोटे मछुआरों तक पहुंचाना भी एक चुनौती है, ताकि GPS, सोनार जैसी तकनीक का लाभ सबको मिले। अब बात करते हैं कैसे सेक्टर की, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है, लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा विवादों में भी रहता है, कोयला। हाँ, कोयले का पुनराविष्कार।
संदर्भ ये है कि केंद्र ने अगले 5 साल के लिए कोयला और लिग्नाइट की खोज के लिए लगभग 5,925 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। तो एक तरफ हम रिन्यूएबल्स की बात करते हैं और दूसरी तरफ कोयले की खोज पर इतना खर्च कर रहे हैं, ये विरोधाभास नहीं है? ये भारत की ऊर्जा कहानी की सबसे बड़ी हकीकत है। हमारे पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है। और उत्पादन भी दुगुना हो गया है। 2013-14 में 565 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 1,047 मिलियन टन हो गया है। जी, और 2030 तक कोयले की मांग लगभग 1.5 बिलियन टन तक बढ़ने का अनुमान है। हम इससे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो भारत के लिए कोयले का महत्व क्या है? इसे मेंस के लिए समझना जरूरी है। सबसे पहला, ये हमारा प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। हाँ, आज भी 72% बिजली कोयला संयंत्रों से मिलती है। 72%। दूसरा, ये इस्पात और सीमेंट जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों को समर्थन देता है। तीसरा, ये ऊर्जा सुरक्षा देता है। घरेलू उत्पादन से आयात कम होता है, विदेशी मुद्रा बचती है। हाँ, और चौथा, यह आर्थिक विकास और रोजगार पैदा करता है। लेकिन फिर प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का क्या? यहीं पर सरकार संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे मिशन ग्रीन और कोयला गैसीकरण। 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीफाई करने का लक्ष्य है। कोयला गैसीकरण। और कोयला कंपनियां खुद अब नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश कर रही हैं। मतलब रणनीति है कि जब तक कोयला जरूरी है, उसे साफ सुथरे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। चलिए अब तेजी से कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। न्यूज इन ब्रीफ। पहला है पैक्स सिलिका। ये क्या है? यह एक यूएस के नेतृत्व वाली पहल है। ओके। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में एक सुरक्षित और लचीला टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनाना है। भारत को भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अगला है MPART-GM। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसे डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। ये तीसरी पीढ़ी की कंधे से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल है। और ये स्वदेशी है? पूरी तरह से। निरंतर प्लेटफॉर्म। ये पर्यावरण मंत्रालय के विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने का एक मंच है। और ऑस्ट्रेलिया समूह ने अपनी 40वीं वर्षगांठ मनाई है। हाँ, ये एक अनौपचारिक तंत्र है जो रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार को रोकता है। भारत 2018 में इसका सदस्य बना था। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। NCVET नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग 2018 में स्थापित ये कौशल विकास मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय नियामक है। ठीक है। और राष्ट्रीय खेल शासन नियम 2026 भी अधिसूचित हुए हैं। जी, इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि सामान्य निकाय में कम से कम 4 उत्कृष्ट खिलाड़ी होंगे जिनमें 50% महिलाएं हों। ये तो बहुत अच्छा कदम है। हाँ, निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड। यूएन महासचिव ने एक भारतीय राजनयिक को 2026-27 के लिए इसका अध्यक्ष नामित किया है। और आखिरी खबर, PNGRB पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, यह 2006 के अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय है। और अब हमारे आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, प्लेसेस इन न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना हाल ही में अपने पेटागोनिया क्षेत्र के जंगलों में लगी आग की वजह से खबरों में था। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी सीमाएं चिली, बोलीविया, पैराग्वे, ब्राजील और उरुग्वे से लगती हैं और इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है। और यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों में लिथियम बहुत महत्वपूर्ण है ना? बिल्कुल। यह बोलीविया और चिली के साथ मिलकर लिथियम ट्रायंगल बनाता है। लिथियम ट्रायंगल? हाँ, जहां दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार हैं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। हमने देखा कि कैसे ग्रे जोन वॉरफेयर पारंपरिक युद्ध के नियमों को बदल रहा है और कैसे IMEC जैसे कॉरिडोर वैश्विक व्यापार की गतिशीलता को नया आकार दे सकते हैं। साथ ही हमने भारत के अंदर मत्स्य पालन की शांत क्रांति और कोयले की जटिल हकीकत को भी समझा। आज की चर्चा से एक बात तो साफ है कि भारत एक ही समय में कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है, कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक। आज की चर्चा के बाद एक प्रश्न विचार करने योग्य है। जैसे जैसे भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोयले पर निर्भरता और जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है, सतत खनन और स्वच्छ कोयला जैसी अवधारणाएं भारत के ऊर्जा भविष्य को आकार देने में कितनी व्यवहारिक और प्रभावी हो सकती हैं। इस पर सोचिएगा। अगले एपिसोड में नए विषयों के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।